हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर पे, जहाँ पे आज हम लोग मिले करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 के लिए। तो पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो आज के हम लोग लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये कुछ टुडे आज के हमारे टारगेट है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या चीजें। तो पहले आती है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन करके उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरी थी मिसनर्स इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट कर लेना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछ भी होता है। तीसरा आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में कैसा रेजिस्टेंस करता है और पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस बिहेव करता है। अगला आता है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट है, जूल्स लॉ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसका पता होना चाहिए। और एक कमर्शियल यूनिट और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या क्या होती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जरा हम लोग पहला हेडिंग लगा लो भाई अपना तुम लोग, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस लिख लेते हैं भाई। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहली लिमिटेशन ये हो सकती है, दो ही लिमिटेशन है, यानी ओमिक सब्सटेंसेस। ओमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इक्वल टू IR होता है। यानी जो इस चीज को फॉलो करते हैं, यानी विच फॉलोस ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो कर ले ओमिक सब्सटेंसेस। इसका ग्राफ की बात करें तो आपको पता है ग्राफ इसका कैसा होता है यार। ग्राफ इसका ज्यादा तुम्हें मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। ये होता है V, ये होता है I और ये होता है R। V जितना बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा जाएगा, कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में इसका मेटल आता है, या सारे के सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो ओमिक सब्सटेंसेस हो गया। अब ये भी चलो बात कर लेते हैं जरा नॉन ओमिक की बात। यहाँ पे बात कर रहे थे नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। नॉन ओमिक नॉन ओमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच डज नॉट फॉलो, ये तो पता चल गया नाम से ही, विच डज नॉट या डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसे बोलते हैं ओमिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो पहला आता है तुम्हारा एग्जांपल पीएन जंक्शन। अभी पीएन जंक्शन कैसे, जैसे ग्राफ कैसा बनता है, ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। मैं सिर्फ ग्राफ बता दे रहा हूँ, ग्राफ कैसे जाता है। मैं आपको सिर्फ इसका ग्राफ बताता कैसे जाता है। इसका ग्राफ जाता है कुछ ऐसे, इसे बड़ा कर देते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल की बात करें, दूसरा है तुम्हारा सोलर सेल। सोलर सेल का कैसा ग्राफ बनता है ये भी पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ जाता है इसका। ये पीएन जंक्शन, ये सोलर सेल, ये दोनों उन्होंने क्लास 10th में पढ़ा था, एक रेफरेंस बुक में था ये। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पर कोई ऐसे याद देख लो कि नॉन में क्या क्या होते हैं। पीएन जंक्शन होता है और सोलर सेल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ लिमिटेशन में कंप्लीट कर दी है। एंड पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ को प्रूफ भी कर दिया था। ठीक है, कि V इज इक्वल टू IR कैसे होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैसे होता है। ठीक है, अब हमारा लिस्ट में जो अगली चीज थी, ये तो नॉर्मल चीज, इसमें कुछ था नहीं। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि था मिजनर्स इफेक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बहुत ज्यादा पूछते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट के ज्यादा पूछते हैं, जेई में मेंस ही पूछते हैं। मिजनर्स इफेक्ट, मिजनर्स इफेक्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले मिजनर्स इफेक्ट पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सभी लोग को पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा। तो सुनो, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक बात पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूं टेम्परेचर की, तो अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ से कम कर देता हूँ
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ये भी कम हो जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बेसिक बात है, बेसिक सी बात है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिजनेस इफेक्ट पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टी डॉट सी से डिनोट करते हैं। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तुम्हारा होता है सब्सटेंस या टेम्परेचर बिलो विच substance act as a superconductor। क्या होता है, टेम्परेचर जिन नॉर्मल टेम्परेचर जिसके कम की वजह से जो तुम्हारा सब्सटेंस तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम यहाँ पढ़ने वाले, अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग जरा जो हमारा मेन है मिजनर्स इफेक्ट। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा मिजनर्स इफेक्ट क्या होता है। देखो देखो मिजनर्स इफेक्ट क्या होता है। मिजनर्स ने क्या कहा कि अगर अगर इफ अ बॉडी इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टी डॉट सी, ठीक है, टी डेल्टा सी। इफ अ बॉडी इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर देन all the magnetic field which will go which will do not cross the body, it will bypass from the body। इट विल बाईपास फ्रॉम दी बॉडी। यानी अगर बिजनेस इफेक्ट ठीक कहता है, देखो अगर यहाँ पे हमारे दो कंडक्टर है जिसके टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूमेगी। ठीक है, और अगर यही है जो तुम्हारे एक और बॉडी है उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कम है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम करेगी, इसमें तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ऐसे इस अंदर से नहीं जाएगी, बाहर से निकल जाएगी, और जो थोड़ी दूर दूर पे तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, सीधी निकल ही जाएगी वो, यानी तुम्हारी ऐसे जा रही है, ये तो नॉट। ठीक है, इस तरीके तुम्हारी अगर ये तुम्हारा मिनट को शो करता है, बताना चाहता है, एक एग्जांपल दिया मैंने, वरना मेन जो बिजनेस इफेक्ट है वो यही कहता है कि if a body is below the critical temperature then all the magnetic field it will does not cross the body, it will bypass from the body। यानी बॉडी के दूर दूर से निकल जाएगी अंदर से निकलने की बजाय। ठीक है, इसी का हमारा बिजनेस इफेक्ट खत्म हो जाता है। आई नो थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ बट कोई ना, चलो भाई चलो सुनो 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 मिजनर्स इफेक्ट। हाय कितना बंदे भाई मिजनर्स इफेक्ट से डरते हैं, क्या है इसमें, क्या है इसमें ऐसा। चलो अब तो आसान सा टॉपिक आ गया, अब तक आसान सा टॉपिक आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। रेजिस्टेंस सही से लिखो यार, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला सीरीज के ऊपर। डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं, देखो अगर हम आपस यहाँ पे एक सर्किट है जिसको हमने अटैच कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस बी से, एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्या बी है, इसके रेजिस्टेंस को मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2। ठीक है, सही बात है। अगर यहां से करंट निकला, यहाँ पे भी करंट आई जाएगा, यहाँ पे भी करंट आई जाएगा, यहाँ पे भी करंट आई जाएगा।
यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर एक सर्किट है ठीक है जिसका एक ये आर रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, करंट इसमें तो सेम निकलेगा, आई निकलेगा करंट। क्यों? क्योंकि हमने कोई वायर को एक्सचेंज नहीं करा है, इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ से पोटेंशियल वी निकल रहा है तो यानी यहाँ से भी वी निकलेगा और यहाँ से भी वी निकलेगा। बोलो बोलो भाई, सही है? सही है। अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो, वी नेट, इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन, जितने भी तुम्हारे रेजिस्टेंस है। अब इसे जरा प्रूफ कर देते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, कुछ है भी नहीं इसके अंदर। अब अगर मुझे V निकालना है, अगर मुझे V टोटल निकालना है पूरी बैटरी के अंदर, पूरा कंडक्टर, वो क्या ऐसे बोलते हैं, सर्किट के अंदर, तो कैसे निकलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 और जितने भी तुम्हारे कंडक्टर में, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। नहीं, V1 है ये, यहाँ से V1 पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ से V2 पोटेंशियल निकलेगा, ऐसे निकलता जाएगा। अब V इक्वल टू IR होता है फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ, IR1 हो जाएगा प्लस IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा, सो ऑन जितने चलते जाए। यहाँ से अगर हम लोग I को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा, यहाँ से अगर हम लोग I कॉमन ले लें यहाँ से, तो I कॉमन लेते हैं बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन जितने चलता जाएगा। यहाँ से I से ये I कैंसिल हो जाएगा, यानी R जो नेट आएगा वो इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारा है रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले का याद रखना भाई। इससे अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चन करा दूं तो एक काम करते हैं ना, सुनो, एक अलग सी वीडियो लेते हैं, उसके अंदर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब करा देते हैं। क्या बोलते हो? अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट पढ़ते फिर बाद। चलो, ये तो सीरीज हो गया। सीरीज अबे कुछ नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ, ये तुम सब जानते हो, लिखने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा। ये तो बस सिलेबस में था इसलिए पढ़ा दिया मैंने, वरना ये भाई मैं छोड़ने वाला था। क्या करोगे पढ़ के, बेकार चीज, बच्चों वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं जरा पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे चलता है? अगर यहाँ पे एक वो बनाते पहले, ठीक है, ये एक सर्किट बना दिया हमने, ये एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ पे R1 है, ये रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से करंट निकला, यहाँ पहुंचा करंट, यहाँ पहुंचा करंट, यहाँ पहुंचते क्या हो जाएगा, करंट जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग जगह पे चला जाएगा। जो यहाँ पे करंट जाएगा उसको हमने कह दिया I1, यहाँ पे जो जाएगा उसको कह दिया I2, यहाँ पे जाएगा उसको कह दिया I3। ठीक है, ठीक है, सही बात है, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में R नेट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 और सो ऑन जो चलता जाए तुम्हारा। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। इसको भी चलो डिराइव कर देते हैं। देखो, अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो आई नेट है इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर, तो यहाँ पे V बाय आर हो जाएगा, V बाय R1 हो जाएगा ये, प्लस V बाय R2 हो जाएगा, प्लस V बाय R3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल V निकल रहा है, यहाँ पे V जाएगा, यहाँ पे V जाएगा और यहाँ पे भी V ही जाएगा। V बाय आर नेट है ये, V कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और सो ऑन। यहां से V से ये V कैंसिल, यानी 1 में R नेट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 और सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। बताओ कोई दिक्कत? यार तो बच्चे वाली चीजें यार, हटो। चलो अब पढ़ते हैं। अब आता है मेन चीज, सबसे ज्यादा मेन चीज है, ठीक है, वो जो क्या आता है? हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी जूल्स लॉ। तो ये तो लिख लिया भाई, हटाओ मिटाओ, क्या है इसमें? हट हट, ये कोई नहीं पढ़ा था भाई, ये सब चीजें फालतू, ये 10th में चीजें हैं। आज भाई तुम्हें डायरेक्ट सर्किट दे देंगे, बोलेंगे भाई बताओ वो
आर बताओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, फिर तुम्हें देख के पहला सीरीज हो तुम कर लोगे, और नहीं कर पा रहे तुम, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन वाली वीडियो में देख लेंगे इसको, एक और क्वेश्चन उठा लेंगे इसमें से भी। चलो अगला हेडिंग लगा लो, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, या इसे बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कसम से बता रहा हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट, और उतना बड़ा भी नहीं, डेरिवेशन हमें करनी है बस छोटी सी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो जूल्स लॉ क्या कहता है तुमसे कि जो तुम्हारी हीट होती है यानी एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, क्या बोला कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। दूसरा क्या बोला जूल्स लॉ में कि आर हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। ठीक है, दूसरा क्या बोला, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तीसरी बात क्या बोलेगी, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट टाइम के भी, यानी टी के भी होती है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, क्या हो जाएगा, H इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है K I स्क्वायर आर टी। अब ये K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली ये जो है तुम्हारा चीज, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये तुम्हारा ना एक्सपेरिमेंटली निकला था, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं था, अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ ये, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली अब कर करके हम लोग छोटी सी वैल्यू निकाल ली, जिसकी के की जो है वैल्यू होती है, के की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है बाय बाय थ्योरी से सकते हो, थ्योरीज के हिसाब से, और हम लोग भी इसी के की वैल्यू को 1 ही मानेंगे, तो यानी हम कह सकते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कसम से। H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और यही तुम्हारा जूल्स लॉ, यानी हीट जो होगा वो इक्वल टू होगा करंट के स्क्वायर का रेजिस्टेंस इनटू टाइम के। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करें, सुनो, यही बात कर रहे हैं तो हम लोग एक और चीज की बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक का। अगला टॉपिक तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सुनो, पावर का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पावर का तुम्हें सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W बाय टी, वर्क का फॉर्म में टाइम होता है पावर का फॉर्मूला, है ना। या अगर इसे हम लोग उसी फॉर्म में लिखे, इससे अगर हम लोग उसे करंट फॉर्म में लिखते बोले, टोटल एनर्जी कंजर्व अपॉन में टाइम, या टोटल टाइम, ये काम से मत ही लिखो, छोड़ो, ये तुम्हें बस कंफ्यूज करेगा, तुम इतना लिखो, P इक्वल टू W बाई टी होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, इसको अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लिखना तो P इक्वल टू इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा पावर की, यारी मुझे इसकी ऐसा यूनिट बता दो, इसकी ऐसा यूनिट बताओ कितनी होती है, पावर की ऐसा यूनिट कितनी होती है, बताओ। पावर की जो ऐसा यूनिट होगी वो देखो W बाई टी है, वर्क की क्या होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड, ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, इसको हम लोग एक और ऐसे यूनिट नाम को जान सकते हैं, वॉट, सुना है ना, जेम्स वॉट, उन्हीं के नाम पे बनाते, इसकी एक और यूनिट होती है वॉट कहते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो, और जूल्स पर सेकंड होती है इसकी यूनिट। इसी के साथ ये भी खत्म होता है क्या इसमें, आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है कसम से। अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, इस लेक्चर का जो होने वाला है, हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या करंट जो भी है। सुनो सुनो सुनो, अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाए कि अगर मुझे 1 वॉट एनर्जी निकालनी है, 1 वॉट पावर निकालनी है, तो इसका क्या मतलब होगा, मैंने 1 जूल वर्क किया है पर 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अगर मुझसे बोले कि 1000 वॉट 100 वॉट बताओ कितना होगा, तो यानी मैंने 100 जूल वर्क किया है पर सेकेंड।
ऐसे मुझसे पूछा जाए कि 1000 वॉट अगर मैंने काम किया है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने 1000 जूल काम किया है पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सिंपली। ठीक है, इसका मतलब जो होता है सिंपली यही होता है। ठीक है, ठीक है। और अपना टॉपिक आखिरी देख लें, जो कि था कमर्शियल यूनिट, जो कि था कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो इसमें कुछ नहीं है। अगर 1 किलोवाट की बात हो रही है, किलोवाट आर, अरे यार इसका मतलब देखो ना, 1 किलोवाट इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से, यानी 1 किलोवाट इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 आर से। 1 वॉट में, 1 किलोवाट में कितने हो जाएगा वॉट? 1000 वॉट। और 1 आर में कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं? 3600। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो तुम्हारा आएगा कि वो किलोवाट पर सेकंड हो जाएगा। या अगर आर में निकालना है तो 1 आर में कितना 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करके किलोवाट आर निकाल लेना, बस खत्म। खत्म। या अगर इसे तुम उसमें निकालोगे ना सेकंड में, तो भी ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सेकंड में निकालना तो 36 से मल्टीप्लाई कर देना, यही है, कुछ नहीं है। तो सुनो भाई, आज का जो लेक्चर बहुत छोटा था, ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी चैनल पे चले सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।